a circuit is said to be in resonance. A circuit is said to be in resonance when the frequency of the applied voltage is equal to the frequency of the applied voltage is equal to the natural frequency of the circuit. ये जो रेजोनेंस अपन पढ़ते हैं, जब अपन एसएचएम पढ़ते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके अंदर डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है, फोर्स्ड ऑसिलेशन होता है। और फोर्स्ड ऑसिलेशन में अपन रेजोनेंस की कंडीशन पढ़ते हैं कि जब ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी है दैट बिकम्स द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, या हम कहेंगे कि जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी से पेंडुलम ऑसिलेट करता है, वो फ्रीक्वेंसी जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है, जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है, उसके इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन को अपन फोर्स्ड रेजोनेंस कंडीशन कहेंगे। और ड्यूरिंग रेजोनेंस पेंडुलम है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करता है, मतलब उस केस में उसकी एनर्जी मैक्सिमम होता है। सिमिलर टाइप हम यहाँ पर भी देखेंगे। रेजोनेंस में अपन फर्स्ट बात कर रहे हैं सीरीज रेजोनेंस। अपन सीरीज रेजोनेंस ही पढ़ेंगे क्योंकि अपने सिलेबस के अंदर सीरीज रेजोनेंस है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सीरीज रेजोनेंस, तो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि जब मैं एलसीआर सर्किट की बात करता हूँ, ये जैसे अपन कह रहे कि एलसीआर सीरीज सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है, ये बेटा अपन कह रहे कि इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, और यहाँ पर ये अप्लाइड वोल्टेज एसी वोल्टेज है, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी बेटा। ये आर हो गया, ये बेटा अपन कह रहे कि एक्सएल हो गया, और ये एक्स सी हो गया। और इसका बेटा अपन कह रहे कि अगर इम्पीडेंस हमने फाइंड किया था, इम्पीडेंस क्या था, जेड इक्वल्स टू सर बाय द वे, यस, ये तीनों का पोजीशन जो भी हो चलता है ना? हाँ वो चलेगा, वो चलेगा। एलसीआर में एल पहले रख सकते, सीरीज तीनों सीरीज में होना चाहिए, दैट इज मतलब कंपलसरी, सीरीज में होना जरूरी है। तो यहाँ पे अपन कर जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये बेटा अपन कह रहे कि इम्पीडेंस है। अभी अपन कह रहे कि सीरीज रेजोनेंस में अपन कहेंगे कि वो कंडीशन जब आउटपुट करंट है वो मैक्सिमम हो जाए, इसके अंदर करंट है वो मैक्सिमम हो जाए, उस केस में उसकी आउटपुट पावर है वो भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। उस कंडीशन को अपन सीरीज रेजोनेंस कंडीशन कहेंगे। मतलब अपन कह रहे फॉर रेजोनेंस कंडीशन हम कहेंगे आई है वो मैक्सिमम हो जाए, और आई की मैक्सिमम वैल्यू के लिए जेड क्या होना चाहिए बेटा, मिनिमम होना चाहिए। जो करंट है सर्किट में मैक्सिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम करंट के लिए बेटा जेड है वो मिनिमम होना चाहिए। तो अभी अपन कह रहे कि करंट की वैल्यू क्या होता है, तो करंट बेटा अपन देखते हैं V बाई जेड, और हम कह रहे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए जेड मिनिमम, और जेड की मिनिमम वैल्यू के लिए फॉर जेड मिन क्या कंडीशन हो सकती है बेटा, इस पूरे को अगर मिनिमम करना है तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी आ जाए बेटा।
जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो में, हम लोग आई मैक्स को आई नॉट नहीं ले सकते? नहीं वो तो पीक वैल्यू होगा। आई मैक्स जो है मतलब पूरी करंट मैक्सिमम, हर मोमेंट पर मैक्सिमम होना चाहिए, पीक वैल्यू नहीं। अपन यहाँ पर तो कह रहे फिर मैक्सिमम। इनका क्या मतलब है? लाइक डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि आई नॉट तो है वो पीक वैल्यू, वो तो रहेगा ही हमेशा। फिर आई नॉट है वो रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आई नॉट है वो भी मैक्सिमाइज हो जाए। अच्छा, ओके। तो वो मैक्सिमम कब होगा, जब एक्सएल इक्वल टू एक्स हुआ, तो आई नॉट की वैल्यू, जैसे यहाँ पे आई में अगर मैं आई नॉट लिखता हूँ, तो आई नॉट वी नॉट अपॉन जेड होगा। तो अभी अपन कर आई नॉट को मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो जेड मिनिमम होगा, तो आई नॉट मैक्सिमम हो जाएगा। और जेड मिनिमम कब होगा, जब एक्सएल इक्वल टू एक्स है। एक्सएल को क्या लिख सकते हैं, एल इंटू ओमेगा आर, और एक्सी को हमने लिखा 1/c ओमेगा आर। मीन्स यहाँ से अपने को मिला ओमेगा आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/l c। और ओमेगा आर इसको अपन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहेंगे, और वो होगा 1/√LC, दैट इज द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। इसको अपन कहेंगे रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हमें कई बार सर्किट में पूछा जाता है कि बताओ उसकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी को अपन 1/√LC के इक्वल रखेंगे। अगर अपने को फ्रीक्वेंसी सिंपल लीनियर फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो हम लिख सकते हैं 2 पाई 1/2 पाई रूट LC के इक्वल होगा। इसको बेटा अपन कहेंगे लीनियर फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी। और जब अपन आई मैक्स की बात करेंगे बेटा, तो आई मैक्स अपने पास क्या होगा, तो अगर मैं आई मैक्स की बात करता हूँ तो आई मैक्स वी बाई सिंपल आर के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि मैक्सिमम करंट होगा। वी यहाँ पर वी की जगह ई लिख सकते हैं, ई बाई आर, क्योंकि अपने ईएमएफ को ई के टर्म्स में लिखा है। तो जेड अभी जब करंट मैक्सिमम होगा, तो जेड बेटा अपन कह रहे कि आर के इक्वल होगा। इम्पीडेंस है वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के इक्वल होगा। अगर मैं रेजोनेंस सर्किट के अंदर वेरिएशन ऑफ जेड विथ फ्रीक्वेंसी बेटा अपन देखें, वेरिएशन ऑफ जेड विथ एफ बेटा, एफ के साथ में किस टाइप से इम्पीडेंस वेरी करेगा। यहाँ पे बेटा अपन करके जेड एक्सिस है, ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस है। अभी अपन कहेंगे इस टाइप से बेटा इसका ग्राफ होगा। जब अपन कह रहे कि फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस होगा, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होगा, एफ इक्वल्स टू एफ आर, तब उसका रेजिस्टेंस आर के इक्वल होगा। अभी अपन कह रहे कि इसमें कुछ पॉइंट बेटा अपन देखे। इफ फर्स्ट पॉइंट अपन कह रहे कि जो फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, तो उस केस में अपन कहेंगे कि एक्स एल लेस देन एक्स सी होगा। एफ लेस देन एफ आर है, तो अपन कहेंगे एक्स एल लेस देन एक्स सी होगा। सर्किट बिहेव्स लाइक कैपेसिटिव है ना, सर्किट नेचर कैपेसिटिव होगा। सर्किट नेचर इज कैपेसिटिव, सर्किट का नेचर कैपेसिटिव रहेगा। दूसरा अपन कह रहे कि सेकेंड, इफ एफ इक्वल्स टू एफ आर की बात करें, तो उस केस में अपन कहेंगे कि एक्स एल इक्वल्स टू एक्स सी होगा। मतलब सर्किट है वो रजिस्टिव होगा, सर्किट नेचर रजिस्टिव, रजिस्टिव प्योरली रजिस्टिव सर्किट होगा।
एंड थर्ड पॉइंट अपन कह रहे हैं इफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, उस केस में अपन कहेंगे एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी होगा, मतलब सर्किट नेचर इंडक्टिव होगा, सर्किट नेचर इंडक्टिव। ये बेटा अपन कह रहे वेरिएशन ऑफ जेड फॉर एफ है सीरीज रेजोनेंस के लिए, और पावर किस टाइप से वेरी कर रही है वो अपन देख रहे हैं। तो यहाँ से बेटा अपन कहेंगे ये करंट और पावर एक्सिस है, ये बेटा फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, ये हमने कहा एफ हो गया, ये बेटा इसको हम पावर एक्सिस भी कह सकते हैं और करंट दोनों है। इसका ग्राफ बेटा अपन कह रहे कुछ इस टाइप से अपने को मिलेगा, ये इसका ग्राफ है, ये अपन कह रहे कि आई मैक्स है और पावर है वो भी बेटा इस पॉइंट पर क्या होगा मैक्सिमम होगा। आई मैक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं ई आई आर बेटा, ये मैक्सिमम करंट होगा, और पावर है वो भी बेटा अपन कह रहे कि मैक्सिमम होगा। पावर को अपन लिख सकते हैं आई मैक्स का स्क्वायर, और ये बेटा आर के इक्वल होगा। अभी अपन कह रहे कि जिस फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम पावर मैक्सिमम, उसको अपन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। अभी यहाँ पे बेटा अपन कह रहे हैं कि एक ऐसा पॉइंट अपन डिफाइन करेंगे जिस फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग पावर है वो मैक्सिमम का हाफ हो जाए, पावर कितना हो जाए बेटा पी मैक्स बाई 2, और करंट है वो आई मैक्स अपॉन रूट 2 हो जाए, उस फ्रीक्वेंसी को हम हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ये फ्रीक्वेंसी अपन कह रहे कि F1 है, ये फ्रीक्वेंसी बेटा F2 के इक्वल है, एंड F1 and F2, F1 and F2 are called half power point frequency, half power point frequency, half power point frequency। F1 and F2 are called half power point frequency, उसको अपन हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। मतलब डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे द फ्रीक्वेंसी at which the power of the LCR series circuit becomes half of the maximum, half of the maximum is called half power point frequency, half power point frequency। तो हम ये कह रहे हैं द फ्रीक्वेंसी एट विच the power of the LCR series circuit becomes half of the maximum is called half power point frequency। सर बता आपने ऊपर इसी सर्किट में अगर बैंडविड्थ अपने को फाइंड करना है, बैंडविड्थ, और बैंडविड्थ होता है हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना होता है, ये बेटा F2 माइनस F1, उसको अपन बैंडविड्थ कहेंगे। तो बैंडविड्थ को अपन डेल्टा एफ से डिनोट करेंगे, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन हाफ पावर पॉइंट। तो डेल्टा एफ इक्वल्स टू अपन कह सकते हैं F2 माइनस F1, ये बेटा अपन कह रहे कि बैंडविड्थ है। दूसरा बेटा एक रिजल्ट और अपन इसमें याद रखेंगे कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है वो F1 F2 के इक्वल होता है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एफ आर इक्वल्स टू रूट F1 F2 के इक्वल है। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, कभी कभार गिवन नहीं होती है,
तो अपन रूट F1 F2 करेंगे तो वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा। अगर ओमेगा दिया हुआ है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा आर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा 1 ओमेगा 2 के इक्वल होगा, और ओमेगा आर अंडर रूट ओमेगा 1 ओमेगा 2 के इक्वल होगा। ये रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा रूट ओमेगा 1 ओमेगा 2 के इक्वल है। नोट कर दिया बताइए। Q factor is the unitless and dimensionless quantity. दूसरा अपन कह सकते हैं कि जो Q फैक्टर है, Q फैक्टर ऑफ AC, अगर इन जनरल अपन बात करें, Q फैक्टर ऑफ AC सर्किट basically gives an idea about stored energy and the energy loss per cycle. एनर्जी लॉस पर साइकिल, मतलब मैं इसको अपन ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, Q इक्वल्स टू 2 पाई मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल अपॉन मैक्सिमम एनर्जी लॉस पर साइकिल, मैक्सिमम एनर्जी लॉस पर साइकिल। अभी जब LCR सीरीज सर्किट की बात करते हैं तो एनर्जी स्टोर कौन करता है, कैपेसिटर और इंडक्टर। लॉस कौन करेगा, तो अपन कह रहे कि रेजिस्टेंस। तो इसको सिंपल अपन कह सकते हैं Q इक्वल्स टू VC अपॉन VR, या हम कह सकते हैं VL अपॉन VR। VC को अपन I इंटू XC लिख सकते हैं, तो इसको अपन XC बाई R भी कह सकते हैं, और XL अपॉन R भी कह सकते हैं। ये अपन कह रहे कि Q फैक्टर है। अभी अपन कह रहे कि अगर मैं XC की बात करता हूँ तो XC अपने पास क्या होगा, 1 अपॉन ओमेगा आर सीव्ड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये वैल्यू जब अपन यहाँ पे रखेंगे, Q इक्वल्स टू XC को अपने लिखा 1 अपॉन ओमेगा आर सी, और ये बेटा R है। और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या था, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हमने कहा था 1 अपॉन रूट LC है। तो जब Q वैल्यू की बात करेंगे तो वो अपने को मिलेगा 1 अपॉन आर अंडर रूट L अपॉन C के इक्वल होगा, 1 अपॉन आर रूट L अपॉन C के इक्वल होगा। दूसरा अपन कह रहे हैं, मतलब एक और फॉर्मूला अपन Q फैक्टर का लिख सकते हैं, Q फैक्टर इक्वल्स टू हम कहेंगे बैंडविड्थ अपॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी। Q फैक्टर की वैल्यू बैंडविड्थ अपॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होता है, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन रूट L अपॉन C के इक्वल होता है। मतलब यहाँ पर जो बैंडविड्थ अपने फाइंड किया था, उस बैंडविड्थ की जो वैल्यू है वो होता है R बाई L के इक्वल, सॉरी उल्टा ले लिया, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अपॉन बेटा बैंडविड्थ, ये Q फैक्टर इससे भी अपन डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर ओमेगा आर वो होता है 1 अपॉन रूट LC, और जो बैंडविड्थ है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 वो बेसिकली R बाई L के इक्वल होता है। और ये दोनों वैल्यू जब अपन पुट करेंगे तो सेम फॉर्मूला अपने को मिलेगा 1 अपॉन आर अंडर रूट L अपॉन सीव्ड।
ये क्यू फैक्टर का फॉर्मूला है। अभी देखो इससे क्या पता चलता है कि क्यू फैक्टर डिपेंड्स ऑन ऑल थ्री कंपोनेंट्स, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, तीनों पे डिपेंड करेगा। केवल रेजिस्टेंस हो ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब तीनों होना जरूरी है। और क्यू फैक्टर जैसे हमने कहा शार्पनेस ऑफ द कर्व, शार्पनेस कैसे बेटा, जैसे अभी हमने कहा कि इस कर्व की बात करें ये कितना शार्प है, और अपन कह रहे कि डेल्टा ओमेगा जितना कम होगा, बैंडविड्थ जितना कम होगा उतना ही कर्व शार्प होगा। तो बैंडविड्थ अपन कह रहे कम होगा, कर्व शार्प होगा, तो जो इसलिए हमने कहा कि जो क्यू फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर है वो सीरीज रेजोनेंस के शार्पनेस को बताता है। तो और एक नंबर है, इसकी वैल्यू एक नंबर मिलेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी, रेजिस्टेंस अपॉन रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस है, तो अपन कहेंगे यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसलिए ये एक नंबर अपने को देगा। क्लियर बेटा? यस यस, नोट करो इसको, पॉइंट नोट करके अपन लिखेंगे। नोट में फर्स्ट पॉइंट बेटा अपन कह रहे क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर ऑफ सीरीज रेजोनेंस, क्यू फैक्टर ऑफ सीरीज रेजोनेंस depends on all three components, all three components L, C and R बेटा। और अगर अपन कह रहे जैसे Q फैक्टर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटा R होता है। तो जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, और यहाँ पे बेटा अपन कह रहे डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस पर अगर अपन रेजोनेंस सर्किट बेटा ड्रॉ करेंगे, ये जैसे अपन कह रहे कि इस टाइप से है, इस टाइप से तीन डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस पे अपने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और करंट में बेटा कर्व ड्रॉ किया, ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। फर्स्ट अपन कह रहे कि रेजिस्टेंस बेटा R1 है, सेकेंड अपन कह रहे कि R2 है, और ये R3 के इक्वल है। फर्स्ट अपन कह रहे कि R1, R2, R3। अभी अपन कह रहे कि जो Q फैक्टर है वो बेटा क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। R जब कम होगा तो Q फैक्टर बेटा क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना, शार्पनेस बढ़ेगी। और शार्पनेस किसकी ज्यादा बेटा, R1। तो मैं ये कह सकता हूँ R1 लेस देन R2 लेस देन R3 के इक्वल होगा। R1 लेस देन R2 लेस देन R3, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो R1 R2 R3 में रिलेशन होगा R1 लेस देन R2 लेस देन R3। सेकेंड बेटा अपन कहेंगे तो लेकिन किसके लिए ले ये R1 R2 R3 ये बेटा L के क्यू, अपन कह रहे सीरीज रेजोनेंस, LCR जो सर्किट है, लिए? LCR अच्छा क्यू सर्किट की के वैल्यू। लिए, हाँ LCR सर्किट के लिए ये रेजोनेंस का कर्व हो गया। कि रेजोनेंस कर्व मतलब अपन कह रहे जिस फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम है वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हो गया। तो अभी अपन कह रहे डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस के लिए अब ये अपने कर्व लिया कि पहला R1 के लिए, दूसरा R2, तीसरा R3, और हमें ये बताना है कि R1 R2 R3 में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो वो हमने शार्पनेस की हेल्प से बता दिया, क्योंकि Q इक्वल्स टू, अभी हमने फॉर्मूला देखा, Q इक्वल्स टू 1/R अंडर रूट L/C है। L और C मैंने कांस्टेंट लिया, तो Q क्या होगा, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब R स्मॉल होगा तो Q बड़ा है। फर्स्ट वाला कर्व है उसके लिए शार्पनेस सबसे ज़्यादा है, फिर सेकेंड कर्व की है, फिर थर्ड कर्व की है, तो रेजिस्टेंस फर्स्ट कर्व का सबसे स्मॉल होगा। क्लियर बेटा? हाँ सर। चलो सेकेंड पॉइंट अपन कहेंगे कि एट सीरीज रेजोनेंस या एट रेजोनेंस current does not depends on L and C beta, current does not depends on L and C beta। करंट है वो L और C पे डिपेंड नहीं करती है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन
it depends only R and E beta. It depends only on R and E beta. EMF और E पर अपन कह रहे कि डिपेंड करती है। थर्ड पॉइंट हमने कहा बेटा कि अगर R डिक्रीज होता है शार्पनेस बढ़ती है, शार्पनेस बढ़ेगी तो क्या होगा, बैंडविड्थ है वो भी शार्प कम होगी, बैंडविड्थ डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे अपन कहेंगे ऑन एज R इंक्रीजेस, R अगर इंक्रीज होता है, एज R इंक्रीजेस बैंडविड्थ इंक्रीजेस बेटा, क्योंकि क्यू फैक्टर डिक्रीज होगा और क्यू फैक्टर डिक्रीज होगा तो बैंडविड्थ है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो R इंक्रीजेस बैंडविड्थ इंक्रीजेस। और R अपन कह रहे कि अगर डिक्रीज होता है, R डिक्रीजेस तो बैंडविड्थ डिक्रीजेस। कर्व शार्प बनेगा और कर्व शार्प बनेगा तो बैंडविड्थ है वो भी बेटा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो बैंडविड्थ आल्सो डिक्रीजेस। Yes, sir, noted. चलो, तो ये द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस R विल बी मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होता है बेटा, वोल्टेज मैक्सिमम R के अक्रॉस कब होगा, पूरा का पूरा जो अप्लाइड वोल्टेज है R के अक्रॉस तब होगा जब सर्किट रेजोनेंस में है। और रेजोनेंस में कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो फाइंड करो बेटा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कितना मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर रेजोनेंस, ये तो हमें पता चल गया कि वोल्टेज मैक्सिमम तब होता है जब सर्किट रेजोनेंस Sorry, में हो। 0.5 Newton raised power of 3 minus नहीं है। हाँ +3 होगा, मतलब 500 हर्ट्ज हो गया। तो रेजोनेंस के लिए बेटा अपन फ्रीक्वेंसी देखेंगे 1/2 पाई √LC। इसकी वैल्यू अपन देखें 1/2 पाई, एल की वैल्यू बेटा 1/पाई है और इसकी वैल्यू बेटा 1/पाई, और इसको हमने लिखा 10⁻⁻⁶। पाई से पाई, पाई स्क्वायर √पाई हो गया, कैंसिल आउट हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 10⁻³ डिवाइड बाई 2 बेटा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 500 हर्ट्ज बेटा। इतनी फ्रीक्वेंसी होगी तब जाके अपन कह रहे कि वोल्टेज मैक्सिमम होगा। ए कैपेसिटर, ए रेजिस्टर एंड 40 मिली हेनरी इंडक्टर, मतलब इंडक्टेंस अपने को दे रखा 40 मिली हेनरी, are connected in series to an AC source of frequency 60 Hz. Calculate the capacitance of the capacitor if the current is in phase with the voltage. Also, find the reading of voltmeter V3 and ammeter. तो अपन कैसे फाइंड करेंगे कैपेसिटेंस, जैसे बेटा अपने को पता है कि XL इक्वल्स टू बेटा XC के इक्वल है। XL को हम लिख सकते हैं L ओमेगा, XC बेटा 1/C ओमेगा। हमें यहाँ पे C चाहिए तो C को बेटा अपन लिख सकते हैं 1/L ओमेगा का स्क्वायर हो गया। अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं, L की वैल्यू बेटा 40 मिली हेनरी, 40 इंटू 10⁻⁻3 ओमेगा, तो ये बेटा हो गया 4 पाई स्क्वायर, और एफ आर जो अपन कह रहे कि अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगा जब सर्किट रेजोनेंस में है। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी 60 के इक्वल ही है, तो ये 60 का स्क्वायर हो गया। इसको बेटा अपन सॉल्व करेंगे, ये 0 से ये -2 हो गया, मीन्स यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 100/4, एंड ये बेटा 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 हो गया, 6 का स्क्वायर बेटा 36 हो गया, इंटू 100 बेटा, 00 से 00 कैंसिल आउट, और इसका आंसर बेटा अपने को गिवन है 176 माइक्रोफैरड। ये इसका आंसर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 176 माइक्रोफैरड के इक्वल होगा। बेटा अपन देखते हैं कि कोयल
a coil, a capacitor, a coil, a capacitor, and an AC source of RMS voltage 24 volt are connected in series by varying the frequency of the source a maximum RMS current 6 ampere is observed if this coil is connected to a battery of EMF 12 volt and internal resistance 4 ohm. Then calculate current through the coil. ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कोयल है। कोयल मतलब अपन कह रहे हैं कि इस टाइप से एक कोयल है और कोयल के साथ में एक कैपेसिटर है। कोयल का इंडक्टेंस सपोज एल है, बट इसमें फ्रीक्वेंसी वेरी करने पर करंट मैक्सिमम मिल रहा है। और करंट मैक्सिमम है इसका मतलब इस कोयल का कोई कोई रेजिस्टेंस होगा, तभी जाके करंट मैक्सिमम मतलब ये रेजोनेंस में आएगा। फ्रीक्वेंसी वेरी करने पर सर्किट रेजोनेंस में आ रहा है तभी तो करंट मैक्सिमम होगा। इसका मतलब कोयल हैविंग सम रेजिस्टेंस आर। उस आर की वैल्यू अपन कैसे फाइंड करेंगे? तो आर को बेटा अपन ये कह सकते हैं कि आर इक्वल्स टू ई आर एम एस, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि सर्किट रेजोनेंस में होता है तो पूरी की पूरी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस वो रेजिस्टेंस आर के इक्वल होगा, मतलब 24/6 बेटा। तो आर की वैल्यू कितना हो गया बेटा? 4 ओम। अभी अपन कह रहे हैं कि इसी कोयल को हम डीसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे, और डीसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो कोयल एक सिंपल वायर की तरह काम करेगा, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वही वहां पे वर्क करेगा। तो इसको बेटा एक डीसी बैटरी से अपन कनेक्ट कर रहे हैं। डीसी बैटरी में इंडक्टर एक सिंपल वायर की तरह काम करेगा, इसका रेजिस्टेंस बेटा 4 ओम है। और जो बैटरी अपन ले रहे हैं उस बैटरी का ईएमएफ बेटा कितना है? 12 वोल्ट, और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है? 4 ओम के इक्वल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अभी अपन कह रहे हैं कि इसका करंट बेटा अपने को फाइंड करना है। तो करंट कितना होगा बेटा? करंट होगा टोटल ईएमएफ बैटरी का अपॉन बेटा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये 12 है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 और इंटरनल भी 4 के इक्वल है। तो कितना मिला बेटा? 3/2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1.5 एम्पियर। ये इसका आंसर होगा। क्लियर बेटा? कोई डाउट? इस एनसीईआरटी में हालांकि इसका लास्ट टॉपिक जो है वो ट्रांसफार्मर है, हम ट्रांसफार्मर पहले ही देख चुके हैं। पावर इन एसी सर्किट, पावर इन एसी सर्किट।
सबसे फर्स्ट बेटा अपन बात करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। किसी टाइम टी पर पावर क्या होगा? इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर, और इंस्टेंटेनियस पावर को अपन लिखेंगे बेटा कि पावर होता है E इंटू आई। अभी जैसे ईएमएफ बेटा आपने जितने भी सर्किट लिए उसमें लिया था E नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट सपोज अपन कह रहे हैं कि सर्किट में है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 टा। ये अपन कह रहे जैसे एलसीआर सीरीज सर्किट ले लिया और उसके अंदर अपन कह रहे फेज डिफरेंस 5 है, तो करंट में आई नॉट साइन ओमेगा टी ले लिया। अगर पावर की बात करें तो ये अपने को मिलेगा ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी माइनस 5, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। पावर टाइम का फंक्शन है, इसलिए इसको अपन इंस्टेंटेनियस पावर कहेंगे। अभी अपन इंस्टेंटेनियस पावर का कोई मीनिंग नहीं होता है, हम क्या फाइंड करते हैं? एवरेज पावर, है ना, एवरेज पावर। क्योंकि अपना वैल्यू होता है कितना कंजप्शन हुआ, तो वो एवरेज पावर पर अपन डिसाइड करते हैं। तो एवरेज पावर वो अपन कैलकुलेट करेंगे। एवरेज पावर का क्या फॉर्मूला है? तो एवरेज पावर दैट विल बी इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी माइनस 5 इसकी एवरेज वैल्यू अपन फाइंड करेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड किया बेटा। तो यहाँ से अपन कह रहे हैं सिंपल 2 से अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से डिवाइड, तो यहाँ से अपने को मिला ई नॉट आई नॉट बाई 2, और एवरेज के लिए बेटा अपन क्या लिख देते हैं? 1/t लिमिट 0 टू टी एंड 2 साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस 5 इंटू डी टी। अभी अपन कह रहे कि 2 साइन ए साइन बी, ये अगर अपन फॉर्मूला देखें तो अपने को क्या मिलेगा? ई नॉट आई नॉट बाई 2 1/t लिमिट 0 टू टी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2 साइन ए कॉस, ये बेटा अपन कह रहे कि ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ से अपने को मिला कॉस 5 हो गया। ओमेगा टी, हाँ ओमेगा टी कैंसिल आउट हो गया, एंड प्लस अपन लिखेंगे कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस, सॉरी माइनस कॉस ए माइनस बी बेटा। तो ए माइनस बी क्या होगा? 2 ओमेगा टी माइनस 5 हो गया, प्लस 5 कॉस ए माइनस बी ए प्लस बी, सॉरी माइनस 5 हो गया, और इंटू डी टी हो जाएगा। अभी देखो इसको अपन लिख सकते हैं ई नॉट आई नॉट बाई 2, ये बेटा आपने लिखा 1/t लिमिट 0 टू टी cos 5 dt एंड माइनस 1/t लिमिट 0 टू टी cos 2 ओमेगा टी प्लस 5 dt, ये अपने पास है। अभी जब एवरेज वैल्यू बेटा अपन फाइंड करेंगे तो देखो क्या मिलता है अपने को? ई नॉट आई नॉट बाई 2 एंड ये हो गया cos 5 कांस्टेंट बाहर ले लिया, और t से t बेटा कैंसिल आउट, तो सिंपल cos 5 बचा और ये 0 हो गया। तो यहाँ से अपने को मिला ई नॉट बाई 2, सॉरी ई नॉट आई नॉट बाई 2, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपन लिख सकते हैं ई नॉट बाई 2 आई नॉट बाई 2 रूट 2, और ये cos 5 हो गया। ई नॉट बाई रूट 2 क्या होता है? ई आर एम एस। आई नॉट बाई रूट 2 क्या होता है? आई आर एम एस, और ये बेटा cos 5 के इक्वल है। ये एवरेज पावर का जनरल फॉर्मूला है। तो जब भी अपन कह रहे कि एसी सर्किट है और अपने को एवरेज पावर पूछा जाए तो हम कहेंगे ई आर एम एस आई आर एम एस cos 5 के इक्वल होगा। हियर cos 5 that is called
पावर फैक्टर, cos फाई को अपन कहेंगे पावर फैक्टर। तो cos फाई की वैल्यू क्या होता है, तो जैसे बेटा आपने कहा था tan फाई, एलसीआर सर्किट के लिए अगर tan फाई की बात करें तो tan फाई किसके इक्वल था, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर बेटा, और tan फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेटा। अगर मुझे cos फाई की बात करें, cos फाई फाइंड करना तो वो था बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस की वैल्यू r हो गया, हाइपोटेनिस क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और उसको बेटा सिंपल अपन लिख सकते हैं आर बाई जेड, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी क्या होगा, आर बाई जेड। तो कॉस फाई पावर फैक्टर है वो आर बाई जेड के इक्वल है। तो जब भी पावर पूछा जाए हम ई आर एम एस आई आर एम एस फाइंड करके लिखेंगे और कॉस फाई को आर बाई जेड के टर्म्स में लिखेंगे तो अपने को फाइनल आंसर मिल जाएगा। प्योरली रजिस्टिव सर्किट में cos फाई 1 होता है, ये अपन कह रहे कि मैक्सिमम है, तो जो पावर है वो भी बेटा अपन कह रहे कि मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम पावर क्या होगा, तो हम कह सकते हैं ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस होगा, और उसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि ई को आई आर लिख सकते हैं, ये मैक्सिमम पावर होगा। अगर हम बात करें केस टू में अपन कह रहे कि फोर प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए जेड की वैल्यू बेटा क्या होता है एक्सएल, आर की वैल्यू क्या होता है बेटा 0, तो कॉस फाई अपने को क्या मिला आर 0 अपॉन एक्सएल एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0, तो उस केस में अपन कह रहे कि पावर 0 होगा। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में पावर लॉस 0 होता है, एक्टिव पावर 0 होती है ना, वो केवल एनर्जी स्टोर करता है। फिर अपन कह रहे कि केस थ्री में अपन कह रहे कि फोर प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, एंड प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जेड इक्वल्स टू बेटा एक्स ई के इक्वल होगा, आर अपन कह रहे कि इसमें 0 है, तो कॉस फाई 0 अपॉन एक्स ई, मतलब इसकी भी वैल्यू बेटा पावर फैक्टर 0 होता है, तो एवरेज पावर इसमें भी 0 होगा। मतलब हम कहेंगे इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों के अंदर पावर लॉस 0 होता है, पावर जो डिसिपेटेड है वो 0 होता है। फिर अपन बात करते हैं केस फोर का, केस फोर में अपने कहा था आर एल सर्किट, आर एल सर्किट, आर एल सर्किट के लिए जेड की वैल्यू क्या था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर रूट, तो कॉस फाई को अपन लिख सकते हैं आर बाई जेड, और ये बेटा अपने को मिलेगा आर अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर हो गया। इसको अपन कह सकते हैं कि जो एवरेज पावर है वो होगा ई आर एम एस आई आर एम एस एंड आर अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर होगा, ये बेटा इसका पावर फैक्टर होगा, सॉरी पावर होगा। ये बेटा पावर डिसिपेटेड है। केस फाइव, अगर आरसी सर्किट की बात करें, आरसी सर्किट में बेटा जेड क्या होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स ई का स्क्वायर, एंड पावर फैक्टर अगर पूछा जाए तो कॉस फाइव आर अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स ई स्क्वायर के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पे अपन कहेंगे कि एवरेज पावर दैट विल बी इक्वल्स टू ई आर एम एस, ये बेटा आई आर एम एस, और ये हमें मिला आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स ई का स्क्वायर होगा, ये बेटा इसका पावर डिसिपेशन होगा, एवरेज पावर। नेक्स्ट बेटा अपन कह रहे कभी कभार अपन कह रहे कि यहाँ पे जो पावर अपने देखा
उसमें एक पावर पूछा जाता है वॉटलेस पावर, क्या अपन कहेंगे वर्चुअल पावर। तो जो अभी हमने ये पावर फाइंड किया है उसको अपन जैसे पावर को दो पार्ट में अपन डिवाइड कर ले। जो अभी हमने फाइंड किया दैट इज कॉल्ड एक्टिव पावर, एक्टिव पावर। क्या अपन कहें एक्टिव पावर कहें या एक्चुअल पावर कहें या पावर डिसिपेशन कहें, पावर डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन या पावर लॉस कहें, वो पावर बेटा है ई आर एम एस, आई आर एम एस एंड कॉस फाइव, जो अभी हमने कैलकुलेट की। ये बेसिकली एक्टिव पावर है, पावर लॉस है या पावर डिसिपेशन है। अगर दूसरी पावर बेटा अपन बात करें वर्चुअल पावर, वर्चुअल पावर या अपन कहेंगे एपरेंट पावर, वर्चुअल पावर, एपरेंट पावर या आरएमएस पावर, सॉरी वर्चुअल पावर या अपन कह रहे कि एपरेंट पावर, इसको एपरेंट पावर या आरएमएस पावर भी कह सकते हैं, आरएमएस पावर। और वो है P इक्वल्स टू ई आर एम एस आई आर एम एस। इसको बेटा अपन वर्चुअल पावर, एपरेंट पावर या आरएमएस पावर कहेंगे। दूसरा बेटा अपन कह रहे कि जैसे करंट की हम बात करेंगे तो जो करंट है एसी करंट, उसमें दो कंपोनेंट अपन यहाँ पर देखेंगे, है ना। एक तो अपन कह रहे कि आई नॉट कॉस फाइव बेटा, सॉरी आई आर एम एस कॉस फाइव, आई आर एम एस कॉस फाइव, उसको अपन कहेंगे एक्टिव करंट। जो एक्टिव पावर के अंदर हमने जो कंपोनेंट लिया आई आर एम एस कॉस फाइव है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव करंट। और सेकेंड बेटा अपन कह रहे जो कंपोनेंट है उसको अपन कहेंगे आई आर एम एस साइन फाइव, और उसको अपन कहेंगे वॉटलेस करंट, वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट या उसको अपन कह सकते हैं वर्कलेस करंट, वर्कलेस करंट या पैसिव करंट भी कह सकते हैं, पैसिव करंट की टाइप। आर सी की सर्किट है तो जेड किसके इक्वल होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर हो गया। आर और दोनों बेटा इक्वल मिला तो 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 500 रूट 2, ये जेड हो गया। हमें पूछा गया बेटा कॉस फाइव पावर फैक्टर, पावर फैक्टर होता आर बाई जेड, तो आर ये बेटा 1/√2 के इक्वल है ना। आर की वैल्यू 500, जेड की वैल्यू 500√2, मतलब अगर अपने को फेज डिफरेंस पूछा जाए तो वो 5/4 के इक्वल हो। अगर हम एवरेज पावर की बात करें, एवरेज पावर क्या है, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव के इक्वल होगा। ई आर एम एस कितना बेटा 10, और इसमें बेटा अपन कह रहे कि आई आर एम एस दिया हुआ नहीं है, तो देखो अपन इस आई आर एम एस की जगह ई आर एम एस, इसको अपन ई आर एम एस में चेंज कर सकते हैं। तो इसको बेटा आपने लिखा ई आर एम एस, आई आर एम एस को आपने लिखा ई आर एम एस अपॉन जेड बेटा, ई आर एम एस अपॉन जेड हो गया, और ये कॉस फाइव हो गया। तो फाइनली बेटा अपन इसको लिख सकते हैं ई आर एम एस का स्क्वायर अपॉन जेड इंटू कॉस फाइव। ई आर एम एस कितना है 10,
तो 10 का स्क्वायर हो गया, जेड की वैल्यू बेटा 500√2 हो गया और cos 5 की वैल्यू बेटा 1/√2 हो गया। क्लियर। और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो बेटा देखो 100 से 100 कैंसिल आउट, तो 1/10 वाट हो गया। ये बेटा इसका पावर डिसिपेशन